हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हम आपका सेकेंड यूनिट में भी हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। लाइकेंस, पिछली क्लास में हमने लाइकेंस के बारे में डिस्कस किया था कि लाइकेंस में किस तरह से सिम्बियोसिस थी एल्गी और फंजाई की, और इसमें किस प्रकार से रोल था फंजाई का, माइक्रोबिएंट का, और किस तरह से फाइकोबिएंट शैवाल का रोल था। इसके क्या करैक्टर थे, क्या क्लास, इसका क्या हैबिट एंड हैबिट थे, कितने प्रकार थे क्रोस्टोज लाइकेन था, फोलियोज लाइकेन था और फ्रुक्टियोज लाइकेन था। इनकी क्या आंतरिक संरचना थी थैलस की, लाइकेंस की। इसके साथ ही इसमें कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता था। फ्रेगमेंट के द्वारा, एसिडिया के द्वारा, सिरोरिया के द्वारा, साइजीरिया के द्वारा, वोलुपुलस के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की थी, पाया जाता था ओरेडिया के द्वारा, पिक्निडियोस्पोर्स के द्वारा, और सेल्फ प्रोडक्शन स्पोर्गोनियम किस तरह से बने थे, और फ्रूटिंग बॉडी क्या था, एस्कोकार्प था, और आपके इसमें विसिडियो लाइकेंस किस तरह से, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और क्लासिफिकेशन में भी इसको हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन किस तरह से इसमें लाइकेंस में 3 तरह का उन्होंने एलेक्सोपोलस ने एस्कोलाइकेन, विसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोलाइकेंस में डिवीज़न किया। तो ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है माइकोराइजा। जो माइकोराइजा, तो वैसे तो जो वर्ड हैं अगर कहें तो फंगस, फंजाई वाला उसमें रिलेशन है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सिम्बियोसिस की बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हमारा सिम्बियोसिस थी एल्गी और फंजाई के बीच में, लाइकेंस के डिस्कस किया था। आज जो हम इस क्लास में जो सिम्बियोसिस की बात है वो सिम्बियोसिस है फंजाई और जो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके बीच में सिम्बियोसिस। और जो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी जो प्लांट्स के अंदर के जो रूट्स हैं, फंजाई और फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग की रूट्स में वो फंजाई प्रेजेंट है, उनके बीच में जो सहजीवता का संबंध बनता है, बनाने का संबंध है, उनको पादपों को कहते हैं माइकोराइजा। मतलब कि पादपों की जड़ों के साथ फंजाई का सहजीवन को सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस मतलब सहजीवन को माइकोराइजा कहते हैं। अगर माइकोराइजा वर्ड जो है ग्रीक शब्द हैं माइकोस से माइकोस जो वर्ड हैं वो फंगस, और राइजा मतलब जड़। तो ये दोनों ही जो वर्ड हैं माइकोस और राइजा, दोनों ही आपस में एक दूसरे से पोषण से संबंध रखते हैं। फंगस भी उसको पोषण और जड़ भी प्लांट्स को पोषण में संबंध होता है। अगर हम ये कहें कि प्लांट में, दोनों ही प्लांट के लिए, पादपों की वृद्धि के लिए फंजाई भी जो है वो अनिवार्य हो सकती है, क्योंकि ये प्लांट्स के खनिज अवशोषण में, प्लांट के लिए जड़ों में अगर प्रेजेंट है फंजाई तो वो खनिज को अवशोषण करने में सहायता प्रदान करती है। और दूसरे, अगर प्लांट्स की जड़ों में फंजाई अगर प्रेजेंट हैं तो प्लांट के उस पार्ट में कोई दूसरे तरह का जो रोग है वो उत्पन्न नहीं करने में सहायक होती है। तो एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, एक दूसरे को लाभदायक स्थिति में होते हुए, साथ में रहते हुए सिम्बियोटिक संबंध बनाने को की स्थिति में फंजाई और फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट की जड़ों में अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो वो माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, इसका अगर है, और इसको ये संतुलित ये जो है संतुलित परजीविता का उदाहरण भी है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा जो है एक संतुलित परजीविता का उदाहरण है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है 400 ईस्वी पूर्व पुरानी है माइकोराइजा की हिस्ट्री, क्योंकि ये प्रारंभिक डेवोनिक काल में पाए जाने जो लेप्टोडेंड्रोन नाम का जो जीवांश फॉसिल्स पाया जाता है उनमें इनकी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। और फ्रैंक ने 1885 में अपने शोध कार्यों में ये बताया, उन्होंने देखा कि जो ऑर्किड के सीड है
ऑर्किड के सीड वैसे जर्मिनेट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फंगस के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। और बर्जर ने 1936 में इनको जो माइकोराइजा हैं इनको परजीवी, अल्प परजीवी संबंध बताया। कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? अगर हम बात करें कि माइकोराइजा प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो जो माइकोराइजा जो हैं वो प्रेजेंट होने के लिए ये जो जहाँ बड़े जो फॉर जंगल होते हैं, वहाँ के जो सॉइल होते हैं, जहाँ काफ़ी मात्रा में वृक्ष उगे रहते हैं, काफ़ी फॉरेस्ट में नेचुरल है, काफ़ी वृक्ष उगे रहते हैं, वहाँ की जो सॉइल है वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके जो 2 घटक होते हैं, फंगल एंड नॉन फंगल। नॉन फंगल के एंजियोस्पर्म में अनेक कुल ऐसे हैं जिनमें माइक्रोराइजा पाया जाता है, जैसे ऑर्किडेसी, आर्केसी, लेग्यूमिनेसी, मोनोट्रोपेसी, पोएसी, पाइनेसी, टेक्सिसी आदि के सदस्यों में माइक्रोराइजा पाया जाता है। और फंगल में वेसिडोमाइसिटीज के सदस्य जैसे एमेनिथा और मिलेरिया, बोलिटस, स्क्लेरोडर्मा, एस्कोमाइटिस, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइटिसी माइक्रोराइजा के इसमें घटक पाए जाते हैं। अब यह है कि जो माइक्रोराइजा का डेवलप कैसे अंदर कैसे जाते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जाने के लिए जो हैं वो प्लांट्स के जो अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं, हेयर, आपको है हेयर के प्लांट्स के जो रूट्स में जो रूट हेयर पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये अंदर जाती हैं। और अंदर जाके ये डिपेंड करता है कि कितनी अंदर तक जाती हैं। कुछ तो बाहरी क्षेत्र तक ही रह जाती हैं इंटर, और कुछ अंदर तक जाते हैं। तो ये 2 प्रकार से बिहेवियर इनका है कि अंदर जाने के लिए इनको टाइप 2 टाइप होते हैं, एक्टो माइकोराइजी और दूसरा एंडोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी 2 टाइप ऑफ माइकोराइजी में डिवाइड किया है इसके कि वो जो माइकोराइजा हैं वो प्लांट्स की रूट्स में कहाँ तक माइसीलियम फंजाई का अंदर तक गया है, उसने बाहरी सतह पर है या अंदरी सतह, इसके बेसिस पे माइकोराइजा को टाइप्स पर बताया है कि एक्टो है कि एंडो है, अंदर तक गया है या बाहरी सतह पर ही फैला गया है। इसके साथ ही ये भी है कि माइकोराइजा का जो है वो प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस पावर भी को भी डेवलप बताया है कि किस तरह से प्लांट की रेजिस्टेंस पावर को अच्छा मतलब रेजिस्टेंस बनाता है। क्योंकि अगर किसी सॉइल में काफ़ी अधिक जंगलों में जो सॉइल पाई जाती है या जहाँ है वो कंटामिनेटेड सॉइल में उग रहे होते हैं अगर प्लांट, तो वहाँ की सॉइल में अगर कोई धातु की अधिक सांद्रता है या कोई एसिडिक सॉइल है, तो वहाँ पर जड़ों में अगर यहाँ पर ये माइकोराइजा प्रेजेंट है तो वो क्या करती है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस कुछ जैसे कि जो धातु हैं, कुछ फंजाई के जो हाइफा हैं वो धातु कवक को अपने अंदर बाइंड कर लेती हैं और जिससे और प्लांट तक नहीं पहुँचने, जिससे कि उसका जो हानिकारक इफेक्ट होता है जो सॉइल के अंदर धातु की अधिकता का या एसिडिक होने का, वो प्लांट तक नहीं पहुँचाते, जिससे कि प्लांट में जो है माइकोराइजा का जो रेजिस्टेंट टू टॉक्सिसिटी भी का रोल भी बताया गया है। और इसमें है कि जो अगर नेचर कैसा है माइकोराइजा का, तो नेचर की बात करें तो ये बार बार डिवीज़न करने पर प्लांट्स के बाहर की तरफ जो, क्योंकि फंजाई जो है बार बार डिवीज़न करती हैं, तो रूट्स के ऊपर जो है कोरल राइट जैसी रचना का निर्माण कर लेती है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब यह है कि कितने प्रकार का होता है, टाइप होती है माइकोराइजा 2 प्रकार की होती है, एक्टो टाइप की बाहरी वाली और एंडो। तो एक्टो जो है वो बाहरी सतह पर ही प्रेजेंट होता है माइकोराइजा, तो यहाँ वो अंदर ना जाके बाहरी सतह पर भी काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। और काफ़ी तेज़ी से फैलने से, क्योंकि बार बार डिवीज़न होता है, बार बार डिवीज़न होने से वो हर्टिंग नेट द्वारा स्ट्रक्चर बना लेता है, हर्टिंग नेट, और जो कि ये मेंटल भी कहलाता है, और इसकी मोटी सतह का निर्माण कर लेता है और ये कार्बोहाइड्रेट आसानी से इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कभी कभी फ्रूटिंग बॉडी भी पाई जाती है, कभी कभी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसमें भी इसको प्लांट को लाभदायक भी होती हैं और कभी कभी हानिकारक भी होती हैं।
प्लांट्स के ऊपर, और ये प्लांट्स को इसमें कुछ माइक्रोफेगस जंतु भी इसमें आकर्षित होकर आ जाते हैं। इस तरह से ये इसमें मदद करते हैं, इसके जिससे आकर्षित होते हैं इनको प्रकीर्णन में भी मदद करते हैं। तो ये जो माइसीलिया हैं ये हैं एक्टोट्रॉफिक टाइप ऑफ माइसीलिया। दूसरे तरह का है एंडोमाइकोराइजा। जो एंडो टाइप ऑफ माइकोराइजा है वो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होने में इसमें अर्बुस्कुलर, एरिकॉइड और ऑर्किड। अर्बुस्कुलर टाइप का जो माइसीलिया जो है माइकोराइजा है ये AM या BM कहलाता है। वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा कहलाता है। इसमें जो है कि जो माइकोराइजा हैं बार बार डिवीजन करके कोशिका के अंदर प्रवेश करके अंदर की तरफ जाकर डाइकोटोमी में ब्रांच करके एक वेसल्स के रूप में जो है शाखित हैं, एक वेसल्स के रूप निर्माण कर लेती है। बड़ी सी ये वेसल्स अंदर दिख रही है, ये वेसल्स निर्माण कर लेती हैं और ये जो वेसल्स है मेम्ब्रेन में ब्रांच करके पूरे उसमें फैल जाती हैं और कवक सूत्र तथा जो साइटोप्लाज्म के मध्य जो पोषक पदार्थों का आदान प्रदान काफ़ी आसानी से हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो है वो है एरिकॉइड माइकोराइजा। जो एरिकॉइड टाइप का जो माइकोराइजा है वो एरिकॉइड टाइप का माइकोराइजा जो है इकोलॉजिकली रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण इसका माना जाता है। इसमें जो है फंजाई के जो फाइफा है सूत्र हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और डेंस नेट लाइक डेंस जो है डाल कर निर्माण कर लेते हैं। और इसमें जो है मेन जो है कि ये कुछ इसमें स्पोरोफिटिक क्षमताएं देखी गई हैं जिससे कि ये कुछ सॉइल में जो है लेस डिकम्पोज पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ को प्राप्त करके ये इसको पोषण प्लांट को पोषण प्रदान करने में समर्थ होते हैं, कैपेबल होते हैं। और ये इसलिए इसका इकोलॉजिकल महत्व ज़्यादा है एरिकॉइड एंडोमाइकोराइजा का। तीसरे प्रकार का जो है ऑर्किड टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा। ये जो है ऑर्किड अपने जीवन में किसी भी अवस्था में माइक्रोराइजा द्वारा पोषित होते रहते हैं, जैसे कि वेसिडोमाइसीडिया इसका मेन फंगस है। इसमें जो सूत्र हैं माइक्रोराइजा का जो फाइफे हैं काफ़ी डेंस जल नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये आसपास में जितने भी प्रकार के खनिज प्रेजेंट होते हैं, लवण प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस में अवशोषित करके ऑर्किड के पादपों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के माइकोराइजा हो गए हैं एंडो में आपके ABM और ऑर्किड और एरिकॉइड टाइप के जो यहाँ पर कलर्ड इसमें आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ ये वेसल्स के रूप में, यहाँ पर ये इकोलॉजिकल वाला और ये यहाँ पर आपका एक्टो एंड एंडो तीनों में डिफरेंस यहाँ पर इस चित्र में आपको काफ़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपके यहाँ पर ये एक चित्र में और आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से ये इंटैक्ट करते हैं माइक जो हैं शोषण करते हैं अपना कवक मूल की जो सिम्बियोसिस की बात कर रहे थे कि हाई प्लांट को उच्च पादपों के मूल को कैसे अपना ग्लूकोज सुक्रोज की प्राप्ति करते हैं, जड़ों से कैसे खनिज लवण प्राप्त करते हैं, ऊपर तक फॉस्फोर आयरन सल्फर आयरन को लीफ लिटर से आके एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो मेन ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कुछ इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट हैं, क्या क्या महत्व हैं माइकोराइजा के। तो माइकोराइजा का जो महत्व की बात करें तो ये मेन इसका खनिज जो हैं जल जो सहायक हैं जो पोषक में सहायक होते हैं, खनिज तथा जल तथा पादों की जड़ों को सॉइल के मध्य से में उचित संतुलन बनाए रखते हैं। जल को अवशोषण सतह में वृद्धि होती है क्योंकि कवक प्रभाव से बार बार द्विशाखन प्रेरित होता रहता है। अधिक खनिज अवशोषण होते हैं क्योंकि कवक के कारण भूमि संपर्क अधिक होता है, अवशोषण तल में वृद्धि होती है। अल्प खनिज वाली भूमि में खनिज अवशोषण में वृद्धि होती है। ये पादप जड़ों को अवशोषण क्षमता में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी कर देते हैं जो सूखे की स्थिति में भी पादप वृद्धि के लिए लाभदायक होती हैं। जड़ों में कवक मूल की उपस्थिति से मूल की ऑक्सीजन संरक्षण दर बढ़ जाती है। अनेक पादपों में ये संबंध बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है।
ये जंगल निर्माण में योगदान करता है। चीड़ के पादप माइकोराइजा संबंध के अभाव में मर जाते हैं। कवक मूल पादपों को कंटामिनेट अवस्थाओं में भी उचित वृद्धि का अवसर देती हैं। कुछ एक्टोमाइकोराइजा ग्रंथि बना लेते हैं जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम हैं, निवास करते हैं। इन जीवाणुओं के कारण पाइनस कॉन्ट्रेटा वैरायटी लेटिफोलिया के पादप अल्प नाइट्रोजनी मृदा में भी बेहतर वृद्धि दर्शाते हैं। कुछ अवस्थाओं में माइकोराइजा पादप जड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये जो हैं आपके उसमें सिलेबस का जो लास्ट सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर माइकोराइजा, वो आज इसमें के साथ ही सेकेंड यूनिट जो है आपके समाप्त हो गई। थैंक यू वेरी मच।